हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। एमपी पीईबी जूनियर इंजीनियर सिविल 2022 की आंसर कीज आ चुकी हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसके रिगार्डिंग कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी टू क्लियर द डाउटफुल क्वेश्चंस विद रेफरेंसेस। सो जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, शिफ्ट 2 का जो पेपर है 11 जुलाई को जो हुआ था, ठीक है, उसमें क्या क्या स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्शन है वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ शिफ्ट में। और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे भेज सकते हो सो दैट बाकी शिफ्ट्स की भी मैं कवर कर दूं टाइमली। सो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए आप आईएएस गेटवेज की प्लेटफॉर्म पर जाकर टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। इसमें सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज 128 क्वेश्चन नंबर ऑफ सीरीज ए। ये जो फ्लोर स्लैब डायरेक्टली सपोर्ट होता है कॉलम पर, उसे हम फ्लैट स्लैब बोलते हैं। इन्होंने ऑप्शन में ग्रिड दे दिया है, ठीक है। तो यहां पर रेफरेंस के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स टेक्निक्स बुक्स की पेज 378 पे पुरुषोत्तम राज 2017 के एडिशन पर आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि फ्लैट स्लैब फ्लोर जो है दैट इज डायरेक्टली सपोर्टेड ऑन कॉलम्स विदाउट एनी इंटरमीडिएट बीम्स। इसका मेन जो पैराग्राफ है यहाँ पर भी मैंने इसको दिखाया हुआ है क्लॉज नंबर 23.5.6 में। तो इसमें आप ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट एंटर्स द पिक्चर व्हेन देयर इज अ लेस परमेएबल स्ट्रेटम। दिस इज रिलेटेड टू वाटर लॉगिंग क्वेश्चन। सो इनएडिक्वेट नेचुरल ड्रेनेज में आप एसके गर्ग की इरिगेशन इंजीनियरिंग की बुक में देखेंगे तो सॉइल्स हैविंग लेस परमेएबल सबस्ट्रेटम, मेन स्ट्रेटम के नीचे अगर हमारा एक कोई लेस परमेएबल सबस्ट्रेटम है तो होगा क्या, पानी हमारा जब परकुलेट होकर नीचे जा रहा है तो इट विल नॉट एबल टू ड्रेन आउट, और इसकी वजह से हमारा जो वाटर लेवल होगा वो बढ़ जाएगा और इट विल रिजल्ट इन दी वाटर लॉगिंग। तो यहां पर इन्होंने करेक्ट ऑप्शन दिया है, इसमें आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट इफ एनी कॉजेस वाटर लॉगिंग बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन वाले केस में हमारा जो इम्परवियस ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर आप इसका ऑप्शन देखेंगे कि वाटर जो हमारा सीप कर रहा है हॉरिजॉन्टली, अगर बीच में इम्परवियस ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है इट विल रिजल्ट इन द राइज इन द वाटर टेबल ऑन द अपस्ट्रीम साइड ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन, जिसकी वजह से वहां पर हमारा जो स्वेल्स है वो वाटर लॉगिंग में कंसीडर की जाएंगी। तो ऑप्शन डी हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू मिड सेक्शन फॉर्मूला। इन्होंने ऑप्शन सी दिया है कि ये नॉट रिलेटेड है, बट ये दिस इज नॉट करेक्ट। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा जो कि इससे रिलेटेड नहीं है वो ऑप्शन डी होगा। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है। तो यहाँ पर जो सी है वो हमारा मिड सेक्शन फॉर्मूला से रिलेवेंट है। रेफरेंस के लिए इनलैंड एक्वाकल्चर इंजीनियरिंग की बुक 1984 एडिशन पेज 159 पे अगर आप जाकर देखेंगे तो मैंने यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिखा हुआ है कि मिड सेक्शन फॉर्मूला में मीन डेप्थ और या हाइट कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले दो कॉन्जिक्यूटिव सेक्शंस। ध्यान रखिए, बाय एवरेजिंग द डेप्थ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव सेक्शंस। ये अगर हमारे सेक्शंस हैं तो ये 3 सेक्शन अगर आप लिखे तो इन दोनों का एवरेज आएगा और फिर इन दोनों का एवरेज आएगा, ठीक है। फ्रॉम द मीन डेप्थ ऑफ द एरिया ऑफ द मिड सेक्शन, और मीन वाले सेक्शन का मिड एरिया का मीन निकालेंगे, शुड बी कैलकुलेटेड। और वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो होगा दैट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ द मिड सेक्शन। जो एरिया मीन एरिया होगा मिड सेक्शन का बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू ओरिजिनल सेक्शन। तो दो ओरिजिनल सेक्शंस जो थे वो डी डिस्टेंस थे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। दो कॉन्जिक्यूटिव सेक्शन से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं हम, तो दो ओरिजिनल जो क्रॉस सेक्शन हमने हमारे जिसका हमें वॉल्यूम निकालना था जिसके अंदर, उससे मल्टीप्लाई करना है, उसके बीच की जो दूरी है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है, इसमें रेफरेंस के साथ आप ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन नॉट बी कंप्लीटेड यूजिंग अ थियोडोलाइट। तो यहाँ पे सर्वे लाइन प्रोलॉन्ग करना, हॉरिजॉन्टल एंगल लाइन प्रोलॉन्ग करना, लोकेटिंग पॉइंट्स ऑन लाइन, बिकॉज जो थियोडोलाइट है दैट इज इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स। यू कैन नॉट मेजर द डिस्टेंसेस डायरेक्टली, वो आप टैक्यूमेट्री में फिर आप टैक्यूमेट्रिक रिलेशन से निकाल सकते हो, लेकिन आप डायरेक्टली यू कैन नॉट डायरेक्टली मेजर दीज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर्वेइंग में हम बहुत इसको यूज करते हैं, यहाँ पर लेइंग ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल्स, लोकेटिंग पॉइंट्स ऑन लाइन, प्रोलॉन्गिंग सर्वे लाइंस, एस्टैब्लिशिंग ग्रेड्स, डिटरमाइन डिफरेंस इन एलिवेशंस, सेटिंग आउट कर्व्स। तो दीज आर द मेन प्राइमरी पॉइंट्स जिस जहां पर हमें थियोडोलाइट को यूज करना है। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है।
इसमें टी बीम्स के लिए हैवी लोड्स में जो इफेक्टिव डेप्थ है वो हम कितना अज्यूम करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो डिजाइन कंसिडरेशन में अगर हम बीसी पुनमिया की बुक पर जाएं तो यहाँ पर डेप्थ ऑफ वेब में बोलता है कि मीडियम लोड्स में आप 1/12 से 1/15 लेते हैं, लाइट लोड्स के लिए 1/15 से 1/20 लेते हैं, और हैवी लोड्स के लिए रेंज जो है 1/10 से 1/12 है। इन्होंने आंसर 1/10 दिया, लेकिन अगर मैं आपको दूसरा रेफरेंस दिखाऊं, एनसी सिन्हा एसके रॉय की बुक में लिखा हुआ है कि द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ टी बीम्स फॉर प्रिलिमिनरी कैलकुलेशंस में बी टेकन एज 1/12 ऑफ द स्पैन फॉर हैवी लोड्स। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने क्लियर किया कि 1/12 इज द जनरल रिक्वायरमेंट जो प्रिलिमिनरी कैलकुलेशन से हम लेते हैं। पेज 104 में ये क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है, कि 1/12 लेना है हैवी लोड्स के लिए। एक और मैंने एमएल गंभीर की बुक का रेफरेंस दिया हुआ है आरसीसी की पेज 74 में 2006 एडिशन, जहां पर लिखा हुआ है डेप्थ ऑफ लाइन बीम फॉर प्रिलिमिनरी कैलकुलेशन शैल बी 1/12 ऑफ द स्पैन फॉर हैवी लोड्स। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत है। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर शुड बी 1/12। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 189 कि कंपनीज में डेप्रिशिएट देयर असेट्स फुली टू $0। तो जो डेप्रिशिएशन है हम जीरो वैल्यू तक तब ले जाते हैं, अदरवाइज हम सेल कर देते हैं अगर हमारी उस असेट की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं हो रही है। तो कंसिडरेशन ये है कि जो डेप्रिशिएशन वैल्यू है, डेप्रिशिएट होने के बाद जो वैल्यू बच रही है दैट इज सैल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू, वो अगर हमारी मिनिमल है तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी असेट फुली डिप्रिशिएट हो जाए जीरो वैल्यू तक। तो यहाँ पे इन्होंने आंसर तो सैल्वेज वैल्यू दिया है, बट यहाँ पर ऑप्शन ए भी करेक्ट है। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट है बिकॉज सैल्वेज वैल्यू को हम स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं। तो दीज आर सेम थिंग। तो रेफरेंस के लिए हम जुडी जे बेकर की बुक 2013 एडिशन पेज 85 में अगर जाते हैं तो लिखा हुआ है सैल्वेज वैल्यू आल्सो नोन एज रेसिडुअल वैल्यू आर स्क्रैप वैल्यू रिप्रेजेंट्स एनी एक्सपेक्टेड कैश फ्लो ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। तो यहाँ पे इससे क्लियर हो रहा है कि ये दोनों ऑप्शंस हमारे यहाँ पर करेक्ट होने चाहिए थे। तो ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। तो हमें मल्टीपल ऑप्शन बिकॉज सही है तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है। यहाँ पर इसी बुक का मेन पेज का मैंने स्क्रीनशॉट दिया जहां पर लिखा है सैल्वेज वैल्यू हैविंग आल्सो नोन एज रेसिडुअल वैल्यू। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिमोट सेंसिंग प्रिंसिपल। तो जो हमारा एनर्जी का इंटरेक्शन सैटेलाइट के साथ है ये हमारा प्रिंसिपल का पार्ट नहीं है। रेफरेंस के लिए सीडब्ल्यूसी की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने 7 प्रिंसिपल्स ऑफ रिमोट सेंसिंग बताए हैं। इसमें एनर्जी सोर्स जो इल्यूमिनेशन है जहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ऑरिजिनेट हो रही है जो कि हमारी बेसिकली सैटेलाइट हो सकती है। रेडिएशन एंड द एटमॉस्फेयर बिकॉज एनर्जी के साथ सोर्स से टारगेट तक ट्रैवल करेगी और इंटरैक्ट करेगी एटमॉस्फेयर के साथ। तो इंटरैक्शन ऑफ एनर्जी विद एटमॉस्फेयर इज देयर, ठीक है। और जब दोबारा टारगेट से सेंसर की तरफ ट्रेवल करेगी तब भी हमारा इंटरैक्शन ऑफ एनर्जी विद एटमॉस्फेयर होगा। इंटरैक्शन विद टारगेट, टारगेट जिसको हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं वो टारगेट के साथ भी इंटरैक्ट करेगी, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ही हमारी काम करेगी। रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय द सेंसर आफ्टर एनर्जी हैज बीन स्कैटर्ड, वो इसको रिकॉग्नाइज करेगा जो रिवर्ट होके जा रही है। फिर ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड एप्लीकेशन। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो बी ही होगा। इन्होंने करेक्ट दिया है, इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। द एलिमेंट दैट वेरीज अबाउट प्रोलिफरेशन ऑफ सीड फीड्स। प्रोलिफरेशन का मतलब है ग्रोथ ऑफ वीड्स, कि हमारा किस कंडीशन में हमें चिंता करनी चाहिए कि हमारी जो वीड्स हैं वो ग्रो कर रही हैं। तो जब हमारा जो सॉइल है दैट इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड, देन देयर आर चांसेस कि हमारा देयर इज अ चांसेस ऑफ वाटर लॉगिंग। तो अगर सबमर्जेंस ड्यू टू फ्लड है, इफ लैंड कॉन्टिन्यूअसली रिमेन्स सबमर्ज्ड बाय फ्लड्स, वाटर लॉगिंग प्लांट्स like grasses, weeds, etc. may grow which obstruct the natural surface drainage of the soil and thus increases the chances of water logging. तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो वीड्स की ग्रोथ में प्रमोट करेगा। बाकी फैक्टर्स वाटर लॉगिंग कर रहे हैं बट बिकॉज वीड्स आर बेसिकली दी वाटर लॉगिंग प्लांट्स, तो ये हमारे जब सबमर्जेंस होगा तभी प्रोलिफरेट करेंगे। तो ऑप्शन बी हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट है, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एलिवेटेड वाटर टैंक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। 197 क्वेश्चन नंबर है। इन्होंने लिखा है कि इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, तो इट इज नॉट वेरी रेलेवेंट। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर शुड बी इट कंटेन्स एट अ सर्टेन वाटर एट अ सर्टेन हाइट। तो एलिवेटेड इज बेसिकली ओवरहेड, ठीक है। तो ओवरहेड जो वाटर टैंक्स हैं दे कंटेन्स वाटर एट अ सर्टेन हाइट। रेफरेंस के लिए आप
कॉम्प्रिहेंसिव आरसीसी डिजाइन के पेज 533 पे डॉक्टर पीसी पुनमिया में जाएंगे, जहां पर कहा गया है कि वाटर टैंक्स दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज, जिसमें जो वाटर टैंक्स हमारे ग्राउंड्स पे रेस्टेड हैं एक कैटेगरी वो हो गई, एक एलिवेटेड टैंक्स हैं जो स्टेजेस पे स्टेजिंग पे सपोर्ट है, तो बेसिकली हमारी स्टेजिंग है उसके ऊपर हमारा टैंक सपोर्टेड है, तो इट मींस द वाटर इज बीइंग स्टोर्ड एट अ सर्टेन हाइट। और फिर हमारे अंडरग्राउंड टैंक्स है, शेप पॉइंट ऑफ व्यू से सर्कुलर टैंक्स है, रेक्टेंगुलर टैंक्स है, स्फेरिकल टैंक्स है, इंच टैंक्स है, सर्कुलर टैंक्स है, कॉनिकल बॉटम्स है। तो आई होप ये मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जहां से आप इन रेफरेंसेस का यूज करके आज ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो बची हुई शिफ्ट्स हैं, अगर आप उसके क्वेश्चंस मुझे डाउटफुल क्वेश्चंस भेज देंगे तो इट विल बी इजियर फॉर मी एंड आई विल डिस्कस इट ऑन फर्दर on the YouTube channel. Thank you and all the best.